देश और दुनिया के कई इलाकों में लगातार ये चर्चा हो रही है कि भारत के पड़ोस में बांग्लादेश में इतनी अशांति अचानक क्यों भड़क उठी। सरकार वहां की पलट दी गई, जो प्रधानमंत्री थी उन्हें देश तक छोड़ना पड़ा था, लगातार आगजनी हुई। लेकिन क्या ये महज वहां की सरकार के प्रति लोगों की अशांति थी, या जेन जी का जिसे आंदोलन कहा गया, ये क्या उसी की वजह से था, या पीछे की कहानी कुछ और है, और क्या एक बहुत बड़ी साजिश का ये नतीजा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कैसा देखा भी जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दीप्ति तनेजा। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीप्ति। नमस्कार प्रशांत, थैंक ये यू। जिस तरह का मसला हमारे पड़ोस में देखने को मिल रहा है, पहले तो पाकिस्तान में देखने को मिला कि वहाँ किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है, लोग अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पाकिस्तान में कब क्या हो पता नहीं। अब बांग्लादेश में वही हालात। अगर डॉक्टर दीप्ति से ये माना जाए कि सरकार के खिलाफ नाराजगी थी या फिर शेख हसीना के खिलाफ नाराजगी थी, तो उसके बाद तो मामला शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। क्या है दरअसल इसके पीछे की असली वजह, जो दर्शक आपसे विशेषज्ञ के तौर पर जानना चाहते हैं। प्रशांत, देखिए, इसके पीछे जो है वो तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अच्छा। अमेरिका और चाइना, उनके ऊपर हम थोड़ा बाद में जाते हैं। पहले थोड़ा बांग्लादेश के जो इंटरनल डायनामिक्स हैं उसको समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल। देखिए, वहाँ पे एकदम हिस्टोरिकल तरीके से केवल 3 पार्टीज रही थी। एक आवामी लीग जो शेख हसीना की थी, मुजीबुर रहमान, स्टार्टिंग ही उन्होंने करी थी 71 में, जब हमने उनको आज़ादी दिलाई भारत का, जब उसमें सारा अहम भूमिका ही भारत की थी। तो एक आवामी लीग जो एक लिबरल पार्टी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करती थी और एक लिबरल उनका स्टैंड रहता था। साथ में थी बीएनपी और जमायते इस्लाम। वो दोनों बिल्कुल एकदम कट्टरवादी पार्टी हैं, और उनके जनरल सेक्रेटरी तो ये स्टेटमेंट, जमायते के तो जनरल सेक्रेटरी स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि हम आज भी पाकिस्तान की प्रोविंस हैं। तो उन्होंने तो कभी अपने आप को लिबरल, अपने आप को इन्होंने लिबरेटेड माना ही नहीं था, बांग्लादेश को एक नया कंट्री माना ही नहीं था। तो वो तो शुरू से ही पाकिस्तान इन्फ्लुएंस में, और जिसको कहते हैं कट्टरवादी एक विचारधारा वाले थे। इस्लामाइजेशन कह लीजिए, उसको कुछ भी नाम आप दे लीजिए। तो बीएनपी और जमायते का तो पूरा वो हिसाब किताब था। अब उस दौरान बीच में उठ के आती हैं, अब जब ये शेख हसीना को हटाया गया उसके बाद उठकर आती है हसनत की एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, और बहुत हाल फिलहाल में उठकर आती है उस्मान हादी की अपनी इनकलाब मंच। अब इन दोनों का अचानक से उठकर आना, तो ये जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी जिनको लगा अब आवामी बैन होने के बाद, जब हसीना को हटा दिया गया है, आवामी लीग को बैन कर दिया गया है, तो अब जो फरवरी में चुनाव होने वाले थे, तो इन दोनों को लगा था कि अब तो भैया मैदान साफ है, मैदान खाली है, और हम दोनों का जो गठबंधन है, पहले भी 2006-9 ये सब उनके गठबंधन रहे हैं, तो हमारे लिए अब उनको लगा था कि मंच बिल्कुल साफ है और हम यहाँ पे जीत जाएंगे। तो इधर हसनत का उठकर आना, उधर हादी का उठकर आना। देखिए, हसनत तक भी अगर हम कहें, ये सारे तो एक ढाका यूनिवर्सिटी के कुलीग्स ही थे ना, जेन जी जिसको आपने अभी नाम दिया। तो ये वो लोग हैं जिनको, हसनत को तो इनको फिर लगा कि बिल्कुल उसमें अपनी तरफ मिला सकते हैं, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे अमेरिका के एंगल की, उस पे मैं अभी आऊंगी। लेकिन जो हादी था, हादी एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल पोजीशन लेने लग गया, और भारत के खिलाफ वो जमकर आग उगल रहा था। बिल्कुल जमकर, और उसी की बिना पर वो लोगों को एकजुट भी कर रहा था। बिल्कुल। देखिए, वो जमायत भी करता आ रहा है, जमायत भी कभी प्रो इंडिया नहीं रहा है उनका स्टैंड, लेकिन इतना ज्यादा कट्टरवादी भी वो नहीं रहे हैं। लेकिन हादी ने तो उसको एक लेवल, जिसे कहते हैं ना 1 डिग्री अप, वो कर लिया था। अब आता क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान देखिए 71 से ही हमसे नाराज है, उनको हमसे एक बदला लेना था ना। वहाँ पे वो पंजाब में वो उपद्रव कर सका, ना वो कश्मीर खालिस्तान 2 केस जो कहा जाता है, जो उसको शुरू से था कि मैं उधर कश्मीर का मसला नहीं हल होने दूंगा, यहाँ पे खालिस्तान वाला मुद्दा भारत को मैं इससे चोट पहुंचाऊंगा, वो तो कभी हुआ नहीं। अब यहाँ पे हादी उठकर आता है, तो बाकी सब जो थे, जमायते कह लीजिए, बीएनपी कह लीजिए, हसनत कह लीजिए, एनसीपी वाले, ये सब ना एक पपेट थे। यूनुस ने भी बिल्कुल पपेट की तरह काम किया, क्योंकि देखिए आज आसिम मुनीर भी किसका पपेट है, उनकी अपनी तो इतनी हैसियत है नहीं, वो चल रहे हैं अमेरिका के इशारों पे। तो जब वो अमेरिका के पपेट हैं, अमेरिका ओपनली स्टैंड तो ले नहीं सकता। देखिए, नवंबर से हसीना के ऊपर डेथ सेंटेंस आया हुआ है। एक स्टेटमेंट सिवाय बांग्लादेश के, एक स्टेटमेंट वर्ल्ड कोई कंट्री, कोई लीडर नहीं दे रहा कि इनको वापस अपने कंट्री भेजा जाए, क्योंकि अमेरिका ओपन स्टैंड ले नहीं सकता ना। तो वो सब कुछ करता है पाकिस्तान के जरिए। पाकिस्तान को उसने अपना मोहरा बना रखा है, और इधर पाकिस्तान ने जमायते को, बीएनपी को, और इधर हसनत को भी
अपना मोहरा बनाने का। अब उठ के आता है हादी, भैया वो तो जिसे कहते हैं ना एक जंगली हाथी, वो ना इसके कंट्रोल में ना उसके कंट्रोल में, वो अपनी चला जा रहा है। दो बातें ना इसमें बिल्कुल एक जो एविडेंस के तौर पे आती हैं प्रशांत सामने, क्योंकि देखिए हादी ने जो स्टैंड लिया वो प्रो पैलेस्टीन स्टैंड लिया, बिल्कुल। जबकि अमेरिका का, यहाँ पे पाकिस्तान भी चुप रहता है उसके चलते, अमेरिका का स्टैंड हमेशा प्रो इजराइल स्टैंड रहता है। प्लस हसनत ने कोशिश करी, हसनत कह रही हूँ सॉरी, हादी ने कोशिश करी कि वहाँ के जो इस्लामिक विंग्स हैं जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाते हैं अमेरिका में, उनको इसने एक्टिव करने की कोशिश करी। तो अमेरिका तो भैया ये कभी नहीं रेडिकलाइजेशन अपनी कंट्री में बर्दाश्त करेगा ना, तो उनको ये समझ में आया कि भाई हम वहाँ चलाना चाह रहे हैं पपेट सरकार, यूनुस उसमें बिल्कुल सही बैठते हैं, पपेट की तरह वो चल रहे हैं। अब उठ के आता है हादी, तो उनके लिए तो दिक्कत की बात होगी ना। तो बहुत ब्यूटीफुली कॉन्स्पिरेसी के थ्योरी के तहत उन्होंने जी इल्जाम मत दिया भारत पे, जैसे पाकिस्तान करता है टेररिस्ट पालो खुद और हर तुम अपनी आतंकवादी गतिविधि का सारा इल्जाम ठोक दो भारत पे। सेम अभी किया यूनुस सरकार ने कि सारा इल्जाम कह दिया जी वो फैजल अकरम इधर इंडिया आके बैठा हुआ है, सेल्फी, आई मीन कम ऑन, जस्ट इमेजिन वो अगर वहां से भाग के आया है, किसी इतने बड़े उभरते नेता का असैसिनेशन करके आया है, तो यहाँ क्या वो बैठ के असम से सेल्फियां भेजेगा अपने परिवार को, नोइंग फुली वेल कि उसका परिवार सर्विलेंस में होगा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल एक भारत के ऊपर अपने टेररिस्ट गतिविधियों का मटने का, यानी ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब रहा सवाल ये कि बांग्लादेश एक ऐसा छोटा सा देश है जिसकी अच्छी खासी तरक्की हो रही थी, शेख हसीना थी तो कई और ऐसे मुल्कों से तो उसकी आगे ही चल रही थी अर्थव्यवस्था। ऐसे में क्या सिर्फ बांग्लादेश को हिलाने की ये कोशिश नहीं थी, क्या ये षड्यंत्र भारत के खिलाफ था कि पड़ोस के खेत में जो फसल लगी हुई है, सूख रही है, कटने वाली है, इससे पहले इसमें आग लगा दो ताकि ये सारे खेत जो नजदीक में बने हुए हैं ये सब जल करके राख हो जाएं? क्या कुछ इस तरह की ये साजिश का हिस्सा है? बिल्कुल प्रशांत, ये इसी तरह की साजिश का हिस्सा है, क्योंकि देखिए बार बार अगर कहते हैं कि पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान बांग्लादेश को कंपेयर ही करें, आपने कहा कि बहुतों से बहुत बेहतर चल रही है। 350 बिलियन डॉलर है अमेरिका की कुल मात्र जीडीपी, और बांग्लादेश की वो हुआ 47 में इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, और ये 71 में इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी आज डॉलर 450 बिलियन की इकोनॉमिक जीडीपी पे बैठे हुए हैं। ग्रोथ के मामले में भी देखें तो पाकिस्तान से तो बांग्लादेश कहीं बेहतर है, तो वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट क्यों रहेगा? तो ये तो दोहरा घाव हो रहा था पाकिस्तान पर, जो था कि 71 का जो घाव था कि उसको काट कर ही भारत ने एक नया बांग्लादेश बनाया और वो उससे ऊपर नहीं पा रहे थे। अब उसको मौके मौके पर वो किसी न किसी रूप में कुरेदने की कोशिश करते हैं ताकि इनडायरेक्टली भारत पर नए घाव लगाए जा सकें। और क्या इसीलिए अब एक और नया रास्ता अख्तियार किया गया कि धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाया जाए, क्योंकि दूसरा कोई तरीका था नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर इकट्ठा किया जाए और ये दिखाया जाए दूर से कि ये हिंदुस्तानी हैं जो हमारे उस धर्म के खिलाफ काम करते हैं, और इसीलिए अब वहां घाव पहुंचाने के लिए बांग्लादेश में कुछ करना होगा। क्या ये कुछ इस ओर इशारा करने वाली बात है? प्रशांत, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठा लिया है, बहुत अच्छा सवाल आपने ये पूछा है। मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन जब अब आपने कह ही दिया है, ये बिल्कुल रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे ही एक कट्टरपंथी विचारधारा को आगे करने वाली बात है। बिल्कुल हिंदुओं को ये दिखाना कि भैया तुम बैठ जाओ, क्योंकि आप देखिए जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है वो इस समय क्या क्या कर रही है। कहा जाता है कि भैया तुम नॉन टॉलरेंट हो, तुम एंटी इस्लामिस्ट हो। क्या कर दिया? कभी एक एग्जाम्पल दे दीजिए आप पिछले 10 सालों में जहां कभी किसी मुसलमान को इस वजह से जलाया जा रहा हो कि क्योंकि वो मुसलमान है। नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल। प्रशांत, क्या कर रहे हैं नॉन टॉलरेंट के नाम पे, नॉन इस्लामिस्ट के नाम पे? अगर आर्टिकल 370 हटाना नॉन टॉलरेंट और नॉन इस्लामिस्ट है, तो हाँ मुझे गर्व है कि हम नॉन टॉलरेंट हैं। अगर आपका सीएए लाना, अगर आपका एसआईआर को लाना कहता है रोहिंग्यास को बाहर हटाना, अगर ये कहता है नॉन टॉलरेंट है, तो हाँ हम नॉन टॉलरेंट हैं। अगर आपका यूसीसी लाना, शरीयत लॉ को बाहर करना नॉन टॉलरेंस है, तो हाँ मैं हूं नॉन टॉलरेंट। और अगर फाइनली ट्रिपल तलाक जैसी चीज को, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना नॉन टॉलरेंट है, तो हाँ मैं हूं नॉन टॉलरेंट। तो बिल्कुल धर्म के बात पर कोई आज तक मुसलमान भारत में नहीं जला है, लेकिन वो क्या हमें सिग्नल्स दे रहे हैं कि हम हिंदू नहीं चाहते हैं। और ये हुआ है अभी सरेआम, उस दास को सरेआम लटका दिया गया है, निर्वस्त्र करके उसे जलाया गया है और धार्मिक नारे वहां पर लगाए गए हैं। दरअसल ये क्या एक तरीके से भड़काने की भी कोशिश है और ये दिखाने और जताने की कोशिश है कि जिस जमात से हम हैं उसके अलावा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी ऐसी कुछ हरकत जो चुभ जाए सीधे भारत को।
बिल्कुल प्रशांत, देखिए ये बिल्कुल जेन जी को यहाँ पे, आई एम सॉरी अगेन, मैं आपके मन से ये बात बोल रही हूँ, लेकिन ये जो खान मार्केट गैंग, जो ये सूडो सेक्युलर गैंग, आई एम यूजिंग द वर्ड सूडो सेक्युलर, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, मुझे पता है बच्चों बिल्कुल। के ब्रेन वॉश कैसे किए जाते हैं। तो जब ये सूडो खान मार्केट गैंग जिसको आप कहते हो, सूडो सेक्युलर गैंग आप जिसको कहते हो, नियो नक्सल, आप कोई नाम दे दीजिए इनको, बात केवल यही है कि इन्होंने एक ही अपना एजेंडा चला रखा है, जेन जी को उपद्रव करो, जेन जी को उपद्रव करो। क्योंकि ये, अब आप अरब स्प्रिंग्स का एग्जाम्पल देख लीजिए, अरब स्प्रिंग्स के माध्यम से अमेरिका हमेशा क्या करता आया है, बिल्कुल। पूरी आपकी डोमेस्टिक जो सरकार है उसको हिलाने की बात करते हैं, और वही पूरा मंसूबा यहाँ पर था। मैं यहाँ पे लद्दाख के एग्जाम्पल को भी लाऊंगी। कहना बहुत आसान है खान मार्केट गैंग के लिए कि जी सोनम वांगचुक को इतने साल आपने जेल में रख लिया, इतने महीने आपने साल सॉरी आपने महीनों में जेल में रख लिया। अरे भाई, आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे भी जेनजी की तरह सड़कों पे उतर आए, 20 साल पुरानी इकोनॉमिक्स चली जाए? कौन सी दुनिया में आप जी रहे हो? और बात हो रही है कि मैं कहती हूँ यहाँ पे कभी ट्रायल्स के बिना कुछ नहीं हुआ। बात हो रही थी यहाँ पे पाकिस्तान की, अभी जो ये उनका जो नेशनल ट्रेजर की बात हुई है इमरान खान के, मैं बिल्कुल नहीं उसके फेवर में हूँ कि जो उसने किया सही था या नहीं था, बट विदाउट ट्रायल 17 years in jail, do you think it is justified? यहाँ पे राम मंदिर के मुद्दे को भी कोर्ट के माध्यम से कराया गया। बिल्कुल, और एक ये लंबी नहीं, लड़ाई लड़ करके। लंबी लड़ाई लड़ी गई है। उसके बाद कोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस उस चीज को प्रूव किया है। बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल जी, हमें पसंद नहीं है, 17 साल के लिए आजीवन कारावास। यहाँ पे क्या किया है? बगैर ट्रायल के इनको, शेख हसीना को डेथ सेंटेंस। क्या चाह रहे हैं? ऐसा भारत बनाना? ये जो खान मार्केट गैंग के मंसूबे हैं कि बिल्कुल जेन जी को उपद्रव करो और रिलीजन के नाम पे बांटो, जी इसको डेमोक्रेसी की हत्या कहो। दिस इज नॉट समथिंग द यूथ हैज टू राइज। प्रशांत, समझना होगा कि इस समय क्या माहौल चल रहा है और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो क्यों लिए जा रहे हैं। इतनी पोरस आपकी बाउंड्री है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ये स्टेप्स उठा रही है, जो जेनजी को समझना होगा। यानी ये भारत के दुश्मन हैं जो पड़ोस में भी इस तरीके से आग लगा रहे हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कह दिया जाता है कि अफगानिस्तान को भारत की ओर से शय मिल रही है, हमारा इंटरेस्ट ये है कि भाई वो अगर तरक्की कर रहा है हमारे साथ कुछ आ रहा है, और फिर पाकिस्तान तो दुनिया के लिए नासूर बनाई हुई है, अगर उसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो फिर भस्मासुर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत का इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इमरान खान के मुद्दे पर भी भारत के साथ यही बात है कि भाई वो नासिम मुनीर का इस समय बहुत बड़ा दुश्मन, सबसे नंबर 1 दुश्मन वही है आपस में एक दूसरे के लिए। तो इमरान अगर असीम मुनीर को सबसे बड़ा दुश्मन माना तो भारत का इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है कि कम से कम इमरान खान तो है जो इस समय दुश्मन मान रहा है उसको, इससे ज्यादा तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर बात ये देखी जाए कि जिस तरीके से आगजनी हो रही है, सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में हो गया, मतलब बाहर चली गई शेख हसीना, उसके बाद भी इस तरीके से वहां पर धर्म के नाम पर एकजुट किया जा रहा है लोगों को, और जिसको यहां पर फौरी तौर पर ही सही प्रशासक के तौर पर बिठा दिया गया, वो सब लाचार दिखाई दे रहे हैं। और पूर्व गृह मंत्री बांग्लादेश के कह रहे हैं कि ये तो असीम मुनीर के और आईएसआई के पपेट हैं, वो जैसा करवा रहे हैं अब सिर्फ वैसा हो रहा है। क्या ये महज बयान है या वाकई इसके पीछे कोई सच्चाई है? वाकई इसके पीछे सच्चाई है प्रशांत, बिल्कुल ये पपेट हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, क्योंकि आसिम मुनीर किसके पपेट हैं? उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा लिया, अपने आप को सुपर पावर कर लिया। वो शहबाज शरीफ को कुछ नहीं समझते भाई, वो चल रहे हैं अमेरिका के उस पे। यहाँ पे मैं ना आपको एक अमेरिका का एग्जाम्पल दूंगी। कितना हम सुनते आए हैं जी कि जापान के खिलाफ थे वर्ल्ड वॉर 2 में, अब तो खैर उनके ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं। कितना वो आपके जर्मन नाजीज के खिलाफ थे। एक आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, एक यूनिट 731 थी। यूनिट 731 क्या थी? चाइना में बायोलॉजिकल वेपन्स बन रहे थे, उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जो जापानीज उसको फंड करी थी वर्ल्ड वॉर के समय। अमेरिका ने क्या किया भाई, वैसे सबको तुम फांसी चढ़ा रहे हो, जो तुम्हारे नाजीज और उस समय जो हुआ था कंसंट्रेशन कैंप, सब जानते हैं उस समय अमेरिका का क्या स्टैंड था। तो अमेरिका ने क्या किया, वहां पे उस जापानीज बंदे को इम्यूनिटी दी, और किस कॉस्ट पे? कि भाई अपने बायोलॉजिकल जितनी भी तेरी रिसर्च है वो मुझे बेच दे। बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या था, एक पेपर क्लिप, उनकी एक पेपर क्लिप वो चलती थी, उसमें उन्होंने क्या किया, जितने सारे आपके स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट लोग थे नासा में, साइंटिस्ट, चाहे वो जर्मन थे चाहे वो नाजी थे, उन सबको तो दे दी इम्यूनिटी और अपने यूएस में ले आए। तो भैया अमेरिका का तो ये इतिहास रहा है, वो अपने जिसे कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए गधे को भी बाप बना लो, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। पाकिस्तान के कई पॉलिटिशियंस ये बोल चुके हैं कि हम इतना जो कर रहे हैं, इतने कुख्यात हो रहे हैं, इतने बदनाम है पूरी दुनिया में टेररिज्म के लिए, तो हम कर किसके लिए रहे थे, हम किसकी शय पर कर रहे थे? ये तो वहां के मिनिस्टर सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं ये बात। तो ये हिस्ट्री की बात है। लेकिन अब
ये इसकी परिणति क्या है, अंजाम क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमें तो सचेत होना है, हमें तो सजग होना है, लेकिन ये बात कहां जाकर के थमेगी? क्योंकि कहीं तो थामना पड़ेगा, वरना ये आग तो चिंगारी के तौर पर किसी भी तरीके से घर में दाखिल हो सकती है। देखिए, इसको तो थामना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो वही, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपनी जेन ज़ी को अपने अंदर ही लोगों को समझना होगा कि ये पूरी एक साजिश चल रही है, भारत के खिलाफ एक साजिश चल रही है, क्योंकि हम अमेरिका को यहाँ पर बेस नहीं दे रहे हैं। हमारे रशिया से इतने अच्छे संबंध हैं, अमेरिका को क्या चाहिए? वेस्ट तो कंट्रोल कर रखा है, ईस्ट में कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान में भी जब वो सारी बात हुई, चाहबार पोर्ट की बात हुई, ईरान की बात हुई, बगराम एयरबेस की बात हुई, आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया था, उसको पैदा करने वाला कौन था भाई? तालिबान किसकी पैदाइश थी? मेरी, आपकी, पाकिस्तान की पैदाइश तो थी नहीं, अमेरिका की पैदाइश थी। अब तालिबान सरकार अगर हमारे साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस रख रही है, उसमें भी हमारे अपोजिशन को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों रख रहे हो ये? अरे भाई, अब वो वहां की सरकार है, वो टेररिज्म नहीं फैला रहे, क्योंकि उन्होंने बगराम एयरपोर्ट नहीं दिया, उनको बेस वहां नहीं मिला। अमेरिका को चाहिए यहाँ पे बेस। अब बांग्लादेश, नेपाल, थोड़े दिन पहले नेपाल में उपद्रव हुआ था, उनको ये बहुत तगड़े बेस मिलते हैं, चाइना को और रशिया को और उभरते भारत को कंटेन करने के लिए। तो ये जो आप कह रहे थे कि आगे कहाँ थमेगा और क्या हमें करना चाहिए, हमें जो पोरस हमारे बॉर्डर्स हैं प्रशांत, उस पे हमें बिल्कुल, क्योंकि चिकन नेक्स जिसको कहते हैं, वो हमें बहुत ही सावधानी से करने चाहिए। और मैं इसमें बहुत गर्व से कहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिशा में कर भी रहे हैं। हमारे 70 साल की आज़ादी में कितने प्रधानमंत्री आज तक नॉर्थ ईस्ट गए? एक केबीसी की ऐड आपने भी देखी होगी, मैं उसका थोड़ा यहाँ जिक्र कर रही हूँ कि वो मेघालय की लड़की कहती है कि कोहिमा कहाँ पर है। क्या उसने कहा था? जानते सब है, मानते कितने लोग हैं। तो ये आजादी के बाद भैया बीजेपी सरकार तो नहीं थी इतने सालों से, तो क्यों ये नॉर्थ ईस्ट को क्यों हमने हमेशा एलिनेट रखा अपने आप से? क्यों उनको ये फीलिंग दी वहां के लोगों को कि भैया भारतीय हमें अपना हिस्सा नहीं मानते? तो ये मोदी जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने आज तक वहां 70 विजिट 10 सालों में कर चुके हैं। दैट इज हिस्टोरिकल। वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, तो बार बार नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ मिलाने का जो ये है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल ये महसूस कराना है, क्योंकि वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। ये जो ग्रेट बांग्लादेश मैप बना के बड़ा हादी कोशिश कर रहे हैं, और जमायत ने भी बड़ी कोशिश करी। वहाँ तो पब्लिकली कह भी दिया गया है कि जो चिकन नेक है, ये 7 सिस्टर्स के इलाके हैं, हम एक नया मैप है और ये हम अपने इलाके में, तो ये बांग्लादेश जिसका जन्म ही भारत के दम पर हुआ है, यानी उसे इस घुटन से आज़ादी ही भारत ने दिलाई है। और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह से घुटनों पर पाकिस्तान को लाया था हिंदुस्तान ने, बांग्लादेश। तो ये अब तक के तो उस बात को कबूल भी कर रहे थे, मान भी रहे थे, कृतज्ञ भी थे कि यार भारत के दम पर ही हम हैं, और रिश्ते भी उतने अच्छे थे। ये अचानक जो रिश्तों में बिगाड़ आया है, उसके पीछे की कोई और वजह आपको दिखाई देती है? पीछे की वही वजह है पाकिस्तान से कंट्रोल होना। देखिए, जो रिश्ते सही हुए, जो अब शेख हसीना है, मुजीबुर रहमान जब उनके पिताजी थे, उन्होंने हमेशा एक लिबरल स्टैंड रखा। कृतज्ञ जिनका एटीट्यूड था वो बिल्कुल उन्हीं की सरकार का था। 2009 के बाद जब से शेख हसीना आई, वहां पे स्टेबलाइजेशन आई। 72 में प्रशांत वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाते हैं, उसमें वर्ड डालते हैं सेक्युलर। 76 में जनरल जिया की सरकार आती है और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज पे लिख दिया जाता है, मेरे को तो वो बोलना भी नहीं आता है, अब्दुल्ला उल रहमान उल रहीम लिख दिया जाता है, और अपने आप को ऑल ऑफ अ सडन सेक्युलरिज्म से तुम इस्लामिक स्टेट कन्वर्ट कर देते हो। और हम यहाँ पे हमें भैया भाईचारा, सेक्युलर सेक्युलर, हमारे उसी समय पे सेक्युलर वर्ड हम घुसाते हैं। तो ये जो कृतज्ञ एक एटीट्यूड था, ये आवामी लीग का था, ये शेख हसीना की पार्टी और उनके पिताजी मुजीबुर रहमान की पार्टी का था, जो पाकिस्तान को भैया हजम हो ही नहीं रहा। पहले भी भारत में उनको शरण मिल चुकी है, उन्होंने किस तरीके के वो दिन अपने यहाँ के बिताए हैं वो भी हिस्ट्री है और वो हर कोई जानता है। लेकिन क्या ये भारत के खिलाफ एक तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत काम हो रहा था, और अभी भी क्या हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारत के इर्द गिर्द कुछ ऐसी जगह पर हैं जहां से ये लगातार कोशिश हो रही है कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए, तो ये देश का अपना उनका आंतरिक मुद्दा नहीं था, बल्कि इनडायरेक्टली ये भारत को नुकसान पहुंचाने की स्ट्रेटेजी थी लॉन्ग टर्म में। और ये भविष्य में किस किस तरह का रूप दिखा सकती है जो लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी है, साजिश है भारत के खिलाफ? प्रशांत, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ही है। जब तक अमेरिका को, यहाँ देखिए, अमेरिका चाइना, अमेरिका करता है अपने ये सब
इनडायरेक्ट, जिसको गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उस टैक्टिक्स पे ये किसी और कंट्री को मोहरा बना के, और ये आप मतलब इस चीज से थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि टिकटॉक जैसी एक सोशल मीडिया साइट की डील में अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद उस डील में बैठता है तो सोशल मीडिया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो वो उनकी, जिसको मैं पहले भी बोल रही थी, अरब स्प्रिंग स्ट्रैटेजी जो चलती आई है, वो उसके तहत उपद्रव मचाते हैं ताकि उनको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिले और पपेट सरकार वो एस्टैब्लिश कर सके। और चाइना की क्या स्ट्रैटेजी रही है? डेट 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 और डेट। इसके यूसुफ की सरकार में भी, यूनुस की सरकार में भी उन्होंने अभी $2.1 बिलियन का लोन दिया है उसके पोर्ट डेवलप करने के लिए, ताकि ये जो पूरा राउंड है वो चाइनीज अपना, जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी जो है, उसके तहत उसको अपना वो राउंड बनाना है, अमेरिका को अपना बेस बनाना है। तो भारत को इस समय बहुत सचेत होकर चलना पड़ेगा। भारत के युवाओं को ये समझना पड़ेगा कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, एंड ये खान मार्केट गैंग के बातों में आने वाला समय नहीं तो है। ये एक बहुत बड़ी आशंका की ओर इशारा आपका है कि भविष्य को में कैसे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, बड़ी साजिश है। आपने अभी आप फंडिंग की ओर भी इशारा किया कि किस तरीके से फंड उन्हें किया जा रहा है और तब उन्हें भड़काया जा रहा है, फिर जरिया बनाया जाता है धर्म को कि उसके नाम पर इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि वो एक बड़ा मजबूत हथियार होता है कि उसके नाम पर दुश्मनों को बिल्कुल गर्दन काटने की भी नौबत आ जाए तो उसके लिए भी लड़के तैयार हैं। ये फंडिंग का मामला, क्योंकि आप अर्थशास्त्र के अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले तो आप ये दर्शकों को बताएं कि ये फंडिंग क्या बहुत बड़ा रोल निभा रही है इस तरीके की हरकत में, क्योंकि ये महज आंदोलन नहीं, ये तो एक तरीके से टेररिज्म वाली हरकत हो रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरेआम लटका दिया जा रहा है, धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं और उसे मारा जा रहा है किसी राजनीतिक दल का विरोधी होने की वजह से नहीं, हिंदू होने की वजह से बांग्लादेश में उसे मारा गया है। क्या इसके लिए फंडिंग हो रही है? मैं जिन जिन मुद्दों पे नहीं जाना चाह रही थी प्रशांत, आई विल गिव यू क्रेडिट, क्योंकि आप वो चीजें निकालते हो। क्योंकि मूल बिंदु पर तो प्रहार करना पड़ेगा, वरना उसके बगैर तो बात नहीं बनेगी। अब देखिए, ये जो एप्स्टीन फाइल 3 दिन से सुन रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन फाइल्स, डेट तो 19 तारीख की थी। हाँ, नहीं आया, अचानक से ट्रम्प का नाम उसमें से हट जाता है। तो ये क्या है? ये 19 तारीख की डेट कैसे आ गई थी? डेट आनी थी, उसके बाद फाइल्स कहाँ आई? अच्छा, फाइल्स कहाँ आई प्रशांत? आप भी आऊं, मैं भी आऊं, हमें लगा था अगले दिन 20 सुबह उठेंगे तो तहलका मचा होगा, ना कोई तहलका, ना कोई कुछ, फुसी बम की तरह जी खत्म कर तो दिया तहलका उसको। और साजिश अलग अलग तरीके से होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये सारा मुद्दा केवल आर्म्स डील्स, आर्म्स फंडिंग, ड्रग कार्टल्स के थ्रू, वहां वेनेजुएला से लड़ाई चल रही है, वहां कभी पैसिफिक ओशन में, पूरा का पूरा सारा मामला फंडिंग, आर्म्स डील्स, अपने कैसे आर्म्स सेल्स को बढ़ाना है, सारा कुछ वहीं आके तो टिकता क्या है। आपका संकेत इस ओर है कि ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से किसी को फंडिंग की जा रही है और इस तरीके से एकजुट करने की कोशिश हो रही है? क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और सबसे इजी तरीका उसका है धर्म। धर्म के नाम पे जोड़ो और हमारे यहाँ धर्म के नाम पे काटो, धर्म के नाम पे मारो। हमारे यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी बात कर ली जाए, जब रोहिंग्यास को हटाने की बात हुई, देखिए जमायते इस्लाम के ही ये 3 स्टेटमेंट्स थी। नंबर 1, भारत का सर कलम करना है। अरे भाई, भारत कोई तुम्हें कोई ऐसी चिड़िया दिख रही है कि उठा के तुम सर कलम कर दोगे? क्या है भारत? आज तक मुगलों ने भारत का सर कलम नहीं किया और जमायते इस्लाम भारत का सर कलम कर देगी। दूसरा ये कि हमें 7 सिस्टर्स को आइसोलेट करना है। और क्यों करना है, कैसे करना है? बांग्लादेशी इंसर्जेंट्स के तहत। तो इस दौरान अगर हम CAA लाते हैं, अगर हम SIR लाते हैं, उस पे हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स ही नहीं खत्म होती। भाई, जो आप बार बार दूरदर्शिता की बात कर रहे हो, तो आपको जब अपनी, वो लोग धर्म के नाम पे आपको बांट रहे हैं, काट रहे हैं, सरेआम जला रहे हैं, और बहुत ही हीनियस एक्ट। आपने जैसे कहा कपड़े उतार के पेड़ पे लटकाना, एक होता है मारना, एक होता है बहुत गलत। इट वाज हीनियस। इट वाज हीनियस प्रशांत। इट वाज जस्ट टेलिंग अ मैसेज। और हम यहाँ अपने वही व्हाट्सएप में लड़े हुए हैं, कर रहे हैं जी, ये नहीं हटाना चाहिए, SIR नहीं होनी चाहिए। भैया, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी समझो। यूथ हैज टू अंडरस्टैंड, यूथ हैज टू राइज, तभी आप अपने देश को बचा सकते हो। चारों तरफ पोरस बॉर्डर है, आपके ऊपर विदेशी ताकतें आ रही हैं, आपको कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इफ यू डू नॉट वेक अप नाउ, नाउ इज द टाइम टू वेक अप। इफ यू डू नॉट वेक अप नाउ, तो आपका अंत पता नहीं क्या होगा। नहीं, लेकिन ये तो बात बहुत खौफनाक है, मतलब डरा देने वाली बात है कि जिस साजिश की ओर आप इशारा कर रही हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है या कहीं कहीं हिंसक वारदातें हो रही है, ये सिर्फ उनका अपना इंटरनल मामला नहीं है, टारगेट पर तो कुछ और ही है, और वो सबसे बड़ा मुल्क जो उसका जन्मदाता था। अगर आप यहाँ पर फंडिंग की बात कर रही थी, इसे और डिटेल में दर्शक जानना चाहेंगे कि क्या बांग्लादेश में ये जो कुछ हो रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं से फंडिंग क्या इन्हें भी हो रही होगी और उसी के दम पर ये इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे हैं?
बिल्कुल, इनकी अपनी तो देखिए इतनी तो इनके पास कैपिटल ही नहीं है, इतनी तो इकोनॉमिक जीडीपी ही नहीं है कि ये इतने बड़े लड़ाई कर सकें, इतने बड़े वो आगजनी सब करते जा रहे हैं। उनके फंडिंग डेफिनेटली बट डेफिनेटली आ रही है, जिसको हम डीप स्टेट थ्योरी कहते हैं, करेक्ट। जो हम अमेरिका का बार बार इन्वॉल्वमेंट कह रहे हैं, उधर चाइना का भी। तो ये तो बड़ा कन्वीनियंटली उन्होंने इंडिया के ऊपर बिल्कुल इसको मर दिया है जिसे कहते हैं। बट वो कहाँ से आ रही है, अब उसमें चाइना का आता है। मुझे तो देखिए बहुत ज्यादा अमेरिका का दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने टैरिफ्स की कोशिश करी, हमें दबाने की, डराने की, धमकाने की। व्हेन नथिंग वर्कड, तो जी इसलिए आपके आसपास उपद्रव कीजिए। श्रीलंका से शुरू किया, नेपाल में गए, बांग्लादेश में पहले किया, फिर जब वो थोड़ा स्टेबलाइज होने लगा, इलेक्शन आने लगे, तो वहां उनको दिखा कि जी हादी उठ के आ जाएगा और हादी तो हमारा पपेट नहीं रहेगा, तो वहां पे एक नया तमाशा शुरू कर तो दिया। इनडायरेक्ट दबाव बनाने की भी कोशिश हो सकती है ये। बिल्कुल इनडायरेक्ट क्या, वो तो बिल्कुल डायरेक्टली दबाव ही बन रहा है कि अगर हादी उठ के आता तो उनका पपेट नहीं रहता ना। तो ये तो हम पे ही जो बार बार दबाव है कि भैया आप हमारे बाउ डाउन कर जाओ, यू बिकम पार्टी विद आर बिग गोल्स। हम लोग बिग डैडी रहे थे और हमें बिग डैडी बनने का शौक है। हम नहीं चाहते हैं कि रशिया उठ कर आए। तो उनको तो हमारे पुतिन मोदी जी के रिलेशनशिप से भी बहुत दिक्कत होती है। अब ये चीन की भी एक बड़ी पैनी नज़र बांग्लादेश पर है और माना ये जा रहा था कि वो धीरे 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 अपना जाल फैला सकता है और फिर वहाँ कर्ज का जाल इतना भारी भरकम होगा कि फिर इशारे पर ही किया कराया जाएगा। इस ओर भी क्या कोई सबूत ऐसे सामने आ रहे हैं, ऐसे कोई संकेत हैं कि माना जाए कि ये वाया उस रास्ते से भी सब कुछ हो रहा है और मकसद वही भारत को नुकसान पहुंचाना? बिल्कुल प्रशांत, मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ कि अमेरिका या चाइना, दोनों में से किसका इस समय ज्यादा चल रहा है, वो इस समय हम पुख्ता अभी हमारे पास सबूत नहीं है उस चीज के। लेकिन चाइना के पास, चाइना की देखिए अपनी इकोनॉमी, एवरग्रांडे के डेट के बाद, जो एवरग्रांडे उनकी रियल एस्टेट थी, उसके बिल्कुल ही खत्म हो जाने के बाद वहां पे बिल्कुल घोस्ट सिटीज बन रही हैं, एजिंग उनकी पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ उनका स्लो डाउन हो रहा है। तो वो जो ग्रेट चाइनीज बबल था वो टूटता दिख रहा है। तो चाइना के पास इस समय क्या हथियार है? उन्होंने कभी लड़ाई तो जिंदगी में लड़ी नहीं आज तक, एक भी फुल फ्लेजेड वॉर उन्होंने लड़ी ही नहीं है। उनके पास केवल ये इकोनॉमिक तरीका बनता है कि जी डेट का शिकंजा बनाते जाओ और इकोनॉमीज को अपने अंदर दबाते जाओ। पाकिस्तान उनके डेट में है, नीचे श्रीलंका उनके डेट में, नेपाल उनके डेट में, बांग्लादेश उनके डेट में। तो ताकि वो जो उनका पूरा रूट है, जिसको मैं पर्ल्स ऑफ नेकलेस की बात करी थी, बड़े स्मार्टली मोदी जी उसमें अपना जो बना रहे हैं डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं कि भैया अगर तू ऑयल रूट्स के आसपास अपना पाथ बनाएगा तो हम भी अपना पाथ बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने अब जैसे देखिए व्लादिवोस्तोक और चेन्नई कॉरिडोर बनाया, क्योंकि हमें अपने जो ट्रेड है रशिया से रखना है। तो हमने चाइना को भी तो अभी बड़े सटली मेगाफोन डिप्लोमेसी करके नहीं, बड़े सटली हमने चाइना को जवाब दिया कि बेटा तू कॉरिडोर रोकेगा अगर तो हम वहां से ऑल्टरनेटिव कॉरिडोर बना लेंगे। तो व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर जो बन रहा है, ग्रेट लक्षद्वीप जो हम बात कर रहे हैं, जो हम नेकलेस डायमंड स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो पर्ल्स ऑफ नेकलेस को ही तो पैरेलली हम उसको लेके जा रहे हैं। तो चाइना जो कंट्रोल करना चाह रहा है, हम भी धीरे धीरे बड़े बड़े स्मार्टली साइलेंटली उसको, पर ये हम तमाम हिंदुस्तानियों को समझने की भी जरूरत है इस बात की ओर जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं। सबसे ज्यादा यही जरूरत है प्रशांत। मैं आज आपके मन से बोलना चाहूंगी कि अगर भारतीय आज नहीं जगे तो भगवान जाने वो कब जगेंगे। हम अपने छोटी छोटी लड़ाइयों से बाहर ही नहीं उठ रहे हैं। बड़े प्लान को हमें समझना होगा, जेनजी को समझना होगा और जेनजी को ही इस बात का जवाब देना होगा कि भैया भारत के वर्चस्व को, भारत की संप्रभुता को ना आज तक कोई हिला पाया है, ना कोई हिला पाएगा। एक और बहुत अहम बात इसमें सामने आ रही है कि शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए, बांग्लादेश का कहना है कि उनको अब सज़ा सुनाई गई है, उनको भारत वापस कर दे बांग्लादेश को। तरह तरह की बातें कही जा रही है कि वो वहाँ पर, भारत ने साफ कर दिया है कि हम किसी तरीके का कोई राजनीतिक मंच ऐसा उन्हें नहीं दे रहे कि किसी देश के खिलाफ वो राजनीति कर पाएँ। एक पर्सनल टूल है उनके पास, उनका अपना मोबाइल है, उसके जरिए उनका स्टेटमेंट जा रहा होगा। हम कहीं से कुछ भी अलग से भारत की प्रॉपर्टी मुहैया नहीं करवा रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे अहम बात है कि ये नौबत आई, शेख हसीना को देश तक छोड़ना पड़ा, उसमें एक बहुत की पॉइंट पर्सन की भी बात आ रही है और वो है बांग्लादेश के आर्मी चीफ। अब इत्तेफाक की बात है या ये कोई दूसरी गणित की बात है कि शेख हसीना की वो जीजा हैं इस वक्त जो बांग्लादेश में आर्मी चीफ हैं। अब माना यह जा रहा था कि जो कुछ वहां पर सत्ता पलटी है वो आर्मी के दम पर पलटी है। तो क्या जीजा ने ये सब कुछ कराया? वक्त थोड़ा सा आगे बीता तो फिर पता ये चला कि दरअसल शेख हसीना को तो जान का खतरा था। उनकी जान ही उन्हीं आर्मी चीफ जीजा की वजह से बची, जिन्होंने भारत से बाहर
बांग्लादेश से बाहर जाने का रास्ता उन्हें दिलवाया। फिर सवाल ये खड़े होने लगे कि इस समय जो यूनुस वहां पर फिलहाल सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे भी उनकी ठीक नहीं बन रही, फिर भी वो वहां पर काबिज हैं। ये समीकरण और ये शख्स बड़ी उलझी हुई पहेली है। क्या आपकी नजर से इसे डिफाइन किया जा सकता है? प्रशांत देखिए, इसमें उनके जो उनका जिसे कहते हैं कि किस तरफ उनका झुकाव है। जी। उनका झुकाव है जमायते की तरफ, जमायते इस्लाम जो पाकिस्तान के इशारों पे चलती आई है। ओह। अब आप देखिए, वहां पे तुम्हारा सिस्टम मुल्क बैठा है। जमायते तो शुरू से अपने आप को पाकिस्तान का प्रोविंस बोलती आई है। वहां पे शहबाज शरीफ को कोई कुछ समझता नहीं और आसिम मुनीर अपने आप को सुपर पावर देके बैठे हैं। सेम रैंक पर वहां पे इनके आर्मी चीफ हैं। बिल्कुल। तो इनके ये मंसूबे नहीं होंगे क्या कि भैया मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं ही प्रेसिडेंट बन जाऊं वहां का? तो एक वो बिल्कुल उनके आड़े हाथ आ रहे हैं यूनुस, उनके आड़े हाथ आ रहे हैं बाकी सब चीजें। तो इसके चलते, और लेकिन कहीं ना कहीं अगर इंसानियत बोल दें कि हैं तो जीजा ही, वो थी साली ही, तो सारा वो षड्यंत्र उन्होंने जान तो बचा ली, लेकिन पूरा षड्यंत्र रचने वाले ही वही थे, क्योंकि हो तो सब आर्मी के माध्यम से ही रहा है ना। और उन्होंने जान बचाई जरूर शेख हसीना की, लेकिन अब उनके पूरे मंसूबे हैं कि भैया मुझे भी उस लेवल तक एलिवेट कर दिया जाए कि जैसे बिरयानी खाने ट्रंप ने बुलाया ना आसिम मुनीर को, तो भैया मुझे क्यों नहीं बुला रहे आज आप और हम भी केवल आर्मी चीफ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें उनके नाम नहीं पता है। मुझे भी ऑनेस्टली नाम नहीं याद, तो भैया उनको अपना नाम दर्ज कराना है इतिहास में। ये एक ऐसी मोड़ पर ये पूरी लड़ाई आती हुई दिखाई दे रही है जिसमें भारत को सजग रहना है। क्या इसमें एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है कि धर्म के नाम पर जिस तरीके से शरिया की बात बता करके एकजुट किया जा रहा है? अभी जिन 7 लोगों को पकड़ा गया है, मुख्य आरोपी जो है वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है और बताया ये जा रहा है कि वो पता है कि वो कौन है, किसने गोली चलाई, उसके साथ कौन था, जिसने मारा था, ये सारी चीजें। लेकिन ये सारी चीजें अगर वहां पर हो रही है तो क्या ऐसा कदम उठाने की इस वक्त जरूरत है कि बांग्लादेश में ये थम जाएगा, रुक जाएगा? यानी भारत के खतरे को रोकने का कोई ऐसा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तरीका जो आपको लगता हो? देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूएन हमेशा यही यूएन में जो परमानेंट सिक्योरिटी सीट के सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट की बात होती है, अमेरिका उसके हमेशा खिलाफ रहता है। पर इस समय प्रशांत देखिए, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। जो इस समय वर्ल्ड का समीकरण चल रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स इस टाइप से चल रही है, जिसको बॉब डेलियो की बुक में भी कहा जाता है कि इट इज़ अ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो इस समय मुझे नहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाकर भी अपना स्टैंड रखने से बहुत कुछ होगा। इस समय केवल आपको दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, अग्रीड, बिल्कुल प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन एट द सेम टाइम जब जब आपके ऊपर प्रहार होगा तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे भी। अफसोस होता है कि जब हमारे यहाँ से ही पूछा जाता है कि जी ऑपरेशन सिंदूर का हमें एविडेंस दीजिए, तो ये सब जो है, जो हमारी इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, माइंडलेस पॉलिटिक्स जो हम करते हैं, दिस इज द ओनली आंसर। देश को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, खत्म करनी होगी। बिल्कुल, ये नुकसान पहुंचा रही और है। दूसरे मुल्कों की भी अगर हम बात करें तो वहां भले ही दुनिया से लड़ने के लिए जिस भी तरीके का, लेकिन जब अंदर राजनीति की बात आती है तो ऐसे वक्त में एकजुट होते हैं और वही देश लगातार तेजी से आगे भी बढ़ा है। लेकिन अब बहुत आखिर में हम अगर इसे समझें कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, किस तरीके से वाया वाया उसे भड़काया जा रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश हो रही है, ये इसके लिए एक बहुत अच्छी रिपोर्ट की बात कही गई जिस पर चर्चा हुई। शशि थरूर की अगुवाई में जो कमेटी बनी थी और संसद में उसे पेश भी किया गया कि बांग्लादेश में जो हिंसक वारदात हो रही है या हुई है, दरअसल ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना तो कहीं दूर दूर तक उनके लक्ष्य में शामिल नहीं है, लक्ष्य पर भारत है। क्या उसमें जो बिंदु जाहिर किए गए हैं उस ओर किसे ध्यान देने की सबसे पहले जरूरत है? सबसे पहले उस ओर मुझे लगता है जेन जी को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जेन जी को ही माध्यम बनाया जाएगा। अगर आप नेपाल देखें, अगर आप यहाँ पे बांग्लादेश का एग्जाम्पल देखें, श्रीलंका का एग्जाम्पल देखें, बांग्लादेश में जो ये एनसीपी जो नेशनल सिटीजन पार्टी बन के आई है और इनकलाब मंच जो बन के आया है हादी का, ये कौन थे? ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही तो थे। ये जेन जी ही तो है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जेन जी को समझने की जरूरत है। जेन जी को ये समझना है कि भैया किसी का मोहरा मत बनो। आप अपने भारत के वर्चस्व को बचाने के लिए किसी का मोहरा बनोगे तो ये आप ही को नुकसान देगा। क्योंकि कुछ नेताओं की जुबान से जेनजी शब्द आ भी जाता है कि आपको अब आगे कुछ, तो ये डॉट डॉट लगा करके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि वो परिस्थिति भारत में भी बनेगी? अगर उकसाने की भी कोशिश हुई तो कितनी समझ आपकी दृष्टि में
कि भारत में ऐसा हो भी पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इतना होना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो भारत बहुत डाइवर्स स्टेट है और आज की जो हमारी सरकार है वो बहुत एक सचेत और एक बहुत प्रोएक्टिव सरकार है। आप इसको चाहे जो भी कह लीजिए कि डेमोक्रेसी की डेथ हो गई या ये हो गया या वो हो गया, ये सब आपकी पॉलिटिक्स है भाई। अगर उन्होंने वो बंद करते हैं, आपका इंटरनेट एकदम बंद करते हैं कि आग की तरह ना फैले, लद्दाख में अगर वो कोई स्टेप उठाते हैं तो बहुत दूरदर्शिता से उठाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रेजेंट सरकार के चलते और जो प्रेजेंट हम लोग जिस माहौल में हैं, ये भारत में होते मुझे नहीं दिख रहा। तो लेकिन इसके पास, सिटीजन के पास इसके लिए राइट है, राइट टू वोट। अगर आप अपना वोट सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर आप ये सूडो सेक्युलरिज्म के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे तो भारत में ये दिन, अफसोस मुझे, पर मुझे नहीं, मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगी। कभी कहते हैं ना जबान पे सरस्वती बैठी होती है, तो ये दिन नहीं, मैं लेकिन नहीं दुश्मनों कहूंगी की ये कोशिश होती है। लेकिन आपकी एक बहुत अहम राय हम ना सिर्फ हमारे तमाम हिंदुस्तानियों जेनजी तक पहुंची है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपकी जो समझ है, आपकी जो स्टडी है, उसके जरिए हम दर्शकों तक ये बता पाए कि दरअसल ये कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ। ये सिर्फ किसी मुल्क में नहीं हो रहा है, बल्कि ये भारत को हिलाने दहलाने की एक बड़ी कोशिश थी। लेकिन अगर हम हिंदुस्तानी सजग हैं तो शायद ये मंसूबे नाकाम ही होंगे। लेकिन आप हमारे स्टूडियो पहुंची, आपकी राय हमारे दर्शकों तक पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद प्रशांत, बहुत धन्यवाद, थैंक यू।